स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा क्लास 12 बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूं। और बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट नंबर 5 से जीव और समष्टि, जिसको हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और आज हम इसके करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर से। प्रश्न क्रमांक 1 है, लक्षण प्ररूपी फिनोटिपिक अनकलन की परिभाषा दीजिए। एक उदाहरण भी दीजिए। उत्तर देखें, जीव के वह प्रेक्षणीय आकार की शारीरिक क्रियात्मक या व्यवहारगत लक्षण जो उसे किसी आवास विशेष में सफलतापूर्वक जीवन यापन व प्रजनन में सफल बनाते हैं, लक्षण प्ररूपी अनुकूलन कहलाते हैं। यहाँ बच्चों अनुकूलन आप कर लीजिएगा। अनुकूलन कहलाते हैं। उदाहरण, पक्षियों में अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण, मछलियों में नौकाकार शरीर। प्रश्न क्या बोल रहा है कि लक्षण प्ररूपी मतलब जिसमें लक्षण शारीरिक रूप से उस अनुकूलन की परिभाषा देना है और उदाहरण देना है। तो लक्षण प्ररूपी या फिनोटिपिक जो कैरेक्टर अनुकूलन है, अनुकूलन मतलब एडॉप्टेशन। कोई जीव जिस भी वातावरण में रहता है वहां पर रहने के लिए अपने आप में क्या लक्षणों के अनुकूलन करता है उसको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा जीव के वह प्रेक्षणीय यानी जिनको हम अवलोकन कर सकते हैं। तो प्रेक्षणीय आकार की शारीरिक रूप से शारीरिक क्रियात्मक या व्यवहारगत लक्षण जो उसे किसी आवास विशेष में सफलतापूर्वक जीवन यापन मतलब वो उस आवास में रहकर क्या करेगा, जीवन यापन और साथ में रिप्रोडक्शन प्रजनन में सफल बनाते हैं, लक्षण प्ररूपी अनुकूलन कहलाते हैं। बच्चों, ये दो चीज अनुकूलन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जीवन यापन और दूसरा प्रजनन या रिप्रोडक्शन। जीवन यापन हो जाए और प्रजनन रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो भी वो अनुकूलन के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे फिर उसकी जीव की संख्या नहीं बढ़ेगी। उदाहरण, पक्षियों में क्या होता है, अग्रपाद जो उनके 4 लिम्स रहते हैं वो विंग्स में बदल जाते हैं, जो कि उड़ने में मदद करता है। मछलियों में नौकाकार शरीर, उनका जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, नौकाकार शरीर होता है ताकि वो पानी के कटाव को आसान बना सके। क्वेश्चन नंबर 2, अजैविक एबायोटिक पर्यावरणीय कारकों की सूची बनाइए। उत्तर देखें, अजैविकी यानी एबायोटिक जो नॉन लिविंग है। ऐसे पर्यावरणीय कारक दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया जलवायुगत कारक यानी क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिसमें आ गया आपका तापमान, टेम्परेचर, जल, प्रकाश, गतिशील वायु। ये कैसे होगा, जलवायुगत यानी क्लाइमेटिक फैक्टर कहला गए। दूसरा प्रकार अगर हम देखें तो कौन से हो जाएंगे, मृदीय कारक, एडेफिक फैक्टर। एडेफिक फैक्टर में जैसे मृदा जो मिट्टी है उसकी प्रकृति, मृदा की संरचना, वहां की मिट्टी की संगठन क्या है, तथा स्थलाकृतिक कारण, स्थल के आकृति के हिसाब से जो कारण है वो। अब इसके बाद उन्होंने बोला है निम्नलिखित का उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से आपको 1 नंबर या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछेंगे कि इनमें के उदाहरण दीजिए। जैसे आतापोद्भिद, दूसरा छायोद्भिद, सजीव प्रजक, आंतरोष्मी, बाह्योष्मी प्राणी, नितलस्थ क्षेत्र। अब आतोद्भिद मतलब जो तापमान के उसमें है, तो जैसे हो जाएगा बबूल, सूरजमुखी। दूसरा है छायोद्भिद जो कैसे में उगते हैं, छाया में, जिनको ज्यादा तेज प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। वो कौन से हैं, मनी प्लांट, डफेनबैकिया, मॉस और लिवरवर्ट्स। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना कि ये कैसे नमो छायादार स्थानों में उगते हैं, तो इनको छायोद्भिद कहा जाता है। फिर है सजीव प्रजक, तो जिसमें राइजोफोरा, मैंग्रोव पौधे। आंतरोष्मी सजीव प्रजक हो जाएगा आपका मनुष्य, सभी स्तनधारी व पक्षी। यहाँ पर इसका आंसर सी है, ये सी का आंसर है। और ये जो है ऊपर वाला ये डी का आंसर है, इसको सुधार लीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर आंतरोष्मी कौन से होंगे, राइजोफोरा और मैंग्रोव पौधे। अब इसके बाद में आता है बाह्योष्मी प्राणी। बाह्योष्मी प्राणियों में आता है मेढक,
एम्फीबियन और सरीसृप। नितलस्थ क्षेत्र, जो निचले तल वाले क्षेत्रों में रहते हैं, वो है तारा मछली और डेविल फिश। इनके सिर्फ आपको उदाहरण याद करना है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, कीट पीड़कों इंसेक्ट पेस्ट के प्रबंधन के लिए अपनाए जाने वाली जैव नियंत्रण विधि के पीछे क्या पारिस्थितिक सिद्धांत है। मतलब जब हम पेस्ट कंट्रोल के लिए जो जैव नियंत्रण प्रणाली, बायो कंट्रोल, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके पीछे इकोलॉजिकल क्या प्रिंसिपल आधारित हैं। तो आंसर देखें, कीट पीड़कों के जैव नियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले पारिस्थितिक सिद्धांत परभक्षण व परजीविता पर आधारित है। हम किस प्रकार से कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं? परभक्षण और परजीविता पर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे परभक्षिता क्या है? मच्छरों के नियंत्रण के लिए ड्रैगन फ्लाई, मच्छर लार्वा के लिए गैम्बूसिया मछली, एफिड्स के लिए लेडी बर्ड, ये क्या करती हैं? परभक्षण का कार्य काम करते हैं। परजीविता में क्या है? कीटों के लिए वैक्यूलोवायरस, ये है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस कहलाता है इसको, वैक्यूलोवायरस, रोग जनकता। तो ये इसके पारिस्थितिक सिद्धांत हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, आर्किड का पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। एनालिटिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे? इस बात को समझो बच्चों कि आर्किड का पौधा कहाँ उग रहा है? आम के पेड़ की शाखा में उग रहा है। आर्किड और आम के बीच कैसी प्रकार से पारस्परिक क्रिया हो सकती है? तो उत्तर देखें, आर्किड का पौधा जो है वो कैसा है? उपरिरोही, एपिफिटिक, यानी ऊपर उगता है। दिए गए उदाहरण में आम के पौधे की शाखा पर उग रहा है। ये जो उपरिरोही होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वयं पोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनकी हाइग्रोस्कोपी जड़ें वायुमंडल से नमी अवशोषित करती हैं, अतः यह सहभोजिता कमेंसलेज का उदाहरण है। सहोपकारिता दो जीवों के बीच एक ऐसा पारस्परिक संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है। इस उदाहरण में आर्किड जो है वो लाभान्वित हो रहा है, उसको रहने के लिए स्थान मिल रहा, लेकिन दूसरा जैसा आम का पौधा है उसको ना तो कोई हानि होती है और ना ही कोई लाभ होता है। ये चीज समझ में आई कि आम और आर्किड के पौधे में क्या उसमें पारस्परिक क्रिया है कि आर्किड का पौधा उपरिरोही होता है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे ये आम के पौधे की ब्रांच है और अगर इस ब्रांच पर यहाँ पर आर्किड का प्लांट सपोज कर रही हूँ उग रहा है, तो यहाँ पर क्या इसको स्पेस मिल रहा है? क्या मिल रहा है इसको? यहाँ रहने के लिए स्थान मिल रहा है आम के पौधे के ऊपर। इसकी जो जड़ें होती हैं वो हाइग्रोस्कोपी होती है, मतलब जड़ तो है इसमें, स्वयं पोषी है, जड़ भी है। ये क्या करती हैं? वातावरण से नमी सोख लेती हैं और ये नमी सोखने के बाद में अपना पोषण करती रहती है। आर्किड का पौधा इंडिविजुअली अपना ग्रो करता रहता है। दोनों के बीच में सहभोजिता, सहोपकारिता संबंध रहता है, लेकिन आर्किड के पौधे से आम के पौधे को ना तो कोई फायदा होता है और ना ही कोई नुकसान, अर्थात लाभ और हानि दोनों ही नहीं होती। ये ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समष्टि व समुदाय की परिभाषा दीजिए। ये प्रश्न भी बच्चों इंपॉर्टेंट है कि समष्टि और समुदाय को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले समष्टि। समष्टि समझिए, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नियत समय पर रहने वाले एक ही उपजाति के जीवों की संख्या जो समान संसाधनों का उपयोग अथवा उनके लिए प्रतिस्पर्धा करती है, समष्टि कहलाती। जनरली बच्चे समष्टि में क्या है, सभी जातियों के समूह को मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, सबसे पहले तो डिफाइन करना है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक क्षेत्र विशेष, और उस नियत समय पर एक ही उपजाति के जो जीव हैं, जो जब एक ही प्रकार का जीव होगा तो उसके क्या है, जो संसाधन है उसको भी उपयोग करने का तरीका भी एक से ही होगा। वो किसी चीज का पर्टिकुलर उपयोग करेगी, या तो वो उपयोग करेगी और उसके प्राप्त करने के लिए क्या करेगी, प्रतिस्पर्धा करेगी। वो क्या कहलाती है, समष्टि कहलाती है। समुदाय,
दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी प्रकार के जीवों की समष्टियां जो पारस्परिक क्रिया करती हैं सामूहिक रूप से जैव समुदाय कहलाती हैं। ये जो इतना एरिया पूरा एक क्षेत्र विशेष हो गया, ये हो गया हमारा समुदाय। अब इस समुदाय में सभी प्रकार के जीवों की क्या रह रही हैं? समष्टियां रह रही हैं। इसका मतलब है समुदाय बड़ा है और समष्टि एक ही जाति की समष्टि, ये समष्टि। इससे आप इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे किसी पर्टिकुलर जीव की उपजाति या जाति, ये समष्टि में आ गया। इस डायग्राम से इस दोनों आंसर को आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है कि महासागरों के गहरे स्तरों पर हरे शैवालों के पाए जाने की संभावना नहीं होती? क्यों है आप बता सकते हैं? कि दृश्य प्रकाश को केवल उच्च ऊर्जा व नीले बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य वाली किरणें ही समुद्र में अधिक गहराई पर पहुंच जाती हैं। जो केवल लाल शैवालों द्वारा अवशोषित की जा सकती हैं। हरे शैवाल दृश्य प्रकाश के प्रमुख रूप से नारंगी लाल भाग का अवशोषण करने में सक्षम होते हैं, अतः गहरे समुद्र में नहीं पाए जाते। कैसे? कि जो दृश्य प्रकाश की जो नारंगी लाल भाग है वो ऊपरी स्तर तक जाता है, वहां पर हरे शैवाल इसको उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जो उच्च ऊर्जा वाला नीले बैगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो ही सिर्फ अधिक गहराई पर पहुंच पाती है, और वहां पर क्या है, जो हरे शैवाल हैं वो वहां पर इस कारण से नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वहां पर वो प्रकाश ही नहीं मिलेगा तो वो ग्रो कैसे करेंगे। नेक्स्ट, सक्ष जलीय जीवों में संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जबकि अधिकांश समुद्री जल वाले जीवों में इनका अभाव होता है। क्यों? स्वच्छ जलीय जीवों के लिए पर्यावरण अल्प परासरी होता, मतलब ऑस्मोसिस कैसा होता? कम होता, अतः जल अंतः परासरण द्वारा लगातार शरीर के अंतर्गत प्रवेश करता रहता है। यह अतिरिक्त जल आंतरिक पर्यावरण जो कि मेटाबॉलिक के लिए आवश्यक होता है पर विपरीत प्रभाव डालता, अतः इसे संकुचनशील रिक्तिका की मदद से नियमित रूप से बाहर निकाल दिया जाता है। समुद्री जल वाले जीवों में पर्यावरण समपरासरी या अति परासरी होता है, अतः इस शरीर में संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती। यह रिक्तिका परासरण नियमन में मदद करती है। परासरण नियमन मतलब शरीर के जीवधारी के शरीर के अंदर और उसके बाहर का परासरण कैसा होना चाहिए? समपरासरी, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी जीव के पारिस्थितिक निकेत का क्या अर्थ है? आवास हैबिटेट को जीव का पता तथा उसके निकेत को उसका काम धंधा कहा जाता है। निकेत एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है जो आवास सहित जीव की पर्यावरणीय स्थिति का भी परिचायक होता है। यह जीव की कार्यात्मक भूमिका का परिचायक है। इसके 3 रूप होते हैं। पहला है आवास कर्मता, स्पेशियल और हैबिटेट निके, पोषण कर्मता, ट्रॉपिक निके। फिर है हाइपर वॉल्यूम कर्मता, अर्थात एक कर्मता में एक ही प्रजाति होती है, यह प्रायः साझा नहीं की जाती है। प्रश्न नंबर 10, इकोटाइप से क्या समझते हो? इकोटाइप किसी पादप प्रजाति की आनुवांशिकता भिन्नित ऐसी भौगोलिक समष्टियां हैं जो किसी विशेष प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों हेतु अनुकूलित होती हैं। इसे इको स्पीसीज भी कहा जाता है, यद्यपि उनमें स्पष्ट आकारिकी या शारीरिक क्रियात्मक भिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु वह अन्य भौगोलिक इकोटाइप से अंतः प्रजनन करती है, जैसे यूफोर्बिया हिल्टा। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्नोत्तर जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट वीडियो में हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।